क्यों बच्चों, पढ़ाई चल रही है या फिर पिलाई? बस आपको 2 साल पिलवाना है। आप मेरे इन वीडियोस को फॉलो करते रहो और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस आप उनको मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। फिर देखो आपका जेईई मेंस तो यूं ही निकल जाएगा। जेईई एडवांस के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। तो अगर आप मेरे इन सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जेईई मेन यूं ही निकलने वाला है। आपको एक भी पैसा बाहर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। मैं उसका जवाब आपको तुरंत लिख के दूँगा। तो अगर आपको ज़रा-सी भी कहीं भी प्रॉब्लम आए पूरी फिज़िक्स में, जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसी चैप्टर के रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछते जाइए और मैं आपको सॉल्यूशन देते जाऊँगा। इससे आप अपनी मदद कर पाओगे, बिना एक पैसा खर्च किए, बिना बाहर की कोचिंग लिए हुए, आप पूरी 80 बार में खत्म कर पाओगे और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरी 80 बार में खत्म कर दी, तो आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस में आपको कोई रोक नहीं सकता। आईआईटी जाना तो आपका पक्का है और डॉक्टर बनने का सपना है, तो वो भी आपका फुलफिल ही समझिए। तो फिज़िक्स की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं इन पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ाऊँगा। वैसे तो मैं इस समय काइनेमैटिक्स पढ़ा रहा हूँ। काइनेमैटिक्स के मैं सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में सॉल्व करके आपको दिए हुए हैं। आपको उन वीडियोज़ को देखना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा मैं, और इसलिए आप पेज नंबर एससी वर्मा पार्ट 1 जो 11th क्लास की है, उसमें आप पेज नंबर 53 पे आ जाएँगे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 36 टू 40 आपको दिखेगा। उन क्वेश्चंस को आप पहले ही एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर एक बार सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, तो आप मेरे वीडियोज़ को साथ में फॉलो भी करते रहिए। वीडियोज़ को पॉज़ करिए, पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए और उसके बाद क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो जाए, तो आप मेरी मेथोडोलॉजी को देखिए कि मैंने उसको कैसे सॉल्व किया है। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन जब आंसर आने के साथ-साथ मेथोडोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करती है। क्योंकि उन्हीं मेथड से आप क्वेश्चंस को आईआईटी में डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे और अपने आप में जो आपके पास खुद भी थोड़ा ना थोड़े कहीं कन्फ्यूजन है, वो भी दूर होते जाएँगे। इसलिए सारे क्वेश्चंस को पहले खुद प्रैक्टिस करो, है ना? एक-एक करके मैं आपको वीडियोज़ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा हूँ मैं, तो वीडियोज़ वहाँ पे पॉज़ करो और क्वेश्चन नंबर 36 को पहले खुद सॉल्व करो। उसके बाद अगर आपसे सॉल्व होता है, तो बहुत ही बढ़िया, आप मेरे मेथोडोलॉजी को देख के क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। तो इस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप केवल दिन में 1 या 2 घंटा देना पड़ेगा। मेबी 1 घंटे ही अगर देना पड़ेगा और आपकी फिज़िक्स पूरी की पूरी रेडी हो जाएगी। चलिए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है बच्चों, that figure shows a 11.7 feet wide ditch with approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? So basically ये एक रोड है, मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ। मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ। नहीं, यहाँ पे ये नहीं है। बेसिकली ये डिच है, खाई बोल सकते हैं हम उसे या कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक मोटर बाइक आएगी। सो ये मोटर बाइक बेसिकली यहाँ पे आएगी और ये पूछ रहा है अप्रोच एंगल यहाँ पे। ये बेसिकली अप्रोच एंगल क्या होता है बच्चों? जब कोई चीज़ जिस पर्टिकुलर अप्रोच मतलब बेसिकली किस स्पीड से उसने शुरू किया, तो ये है, ये अप्रोच एंगल यहाँ पे ऑलरेडी इसने 15 डिग्री दिए रखा है और ये वाला एंगल भी फाइनल इसने डिसेंट एंगल भी 15 डिग्री दे रखा है। तो अभी कह रहा है, पूछ रहा है कि ये बेसिकली इसकी विड्थ दे रखी है 11.7 फीट। So with what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? So basically ये बाइक है, तो यहाँ पे जब ये बेसिकली जब इस डिच क्रॉस करेगा, तो इसकी पर्टिकुलर स्लैंट पे इसकी वेलोसिटी होगी, जिसको हम यू लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों? सो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये निकले, मतलब
बाइक उड़ेगी बेसिकली, और ये बाइक उड़ के पूरे इस खाई को इस बाइक को पार करनी है। सो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए? सो वो इनिशियल स्पीड हम निकालेंगे, ठीक है? सो इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए जो इस पूरी खाई को वो क्रॉस कर सके? और खाई की जो विड्थ है 11.7 फीट है। सो बच्चों, सबसे पहले तो हम एक्सिस बनाएंगे, या डायग्राम तुमने बना ही लिया है और क्वेश्चन समझ लिया है, तो अब एक्सिस सिस्टम हम फॉलो करेंगे। सो इसका मतलब है, अगर हम एक्सिस सिस्टम बनाएं तो हम हमेशा वाई ऊपर लेते हैं, एक्स हमेशा राइट की तरफ लेते हैं। सो कभी भी हम एक्स अगर राइट की तरफ लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, वाई अगर ऊपर होगा तो नेगेटिव होगा। अब हमें पता है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है अर्थ के टुवर्ड्स, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स। सो जी बेसिकली नेगेटिव होगा, जिसकी वैल्यू -10 तो देनी रखी है, इसने स्पेशल मेंशन कर रखा है कि 10 लेना तो 10 लेंगे, अदरवाइज 9.8 लेंगे तो नहीं दे रखा। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पे सारा जो क्वेश्चन है वो फीट में दे रखा है, तो हमें इस जी की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। So basically -9.8 into 3.28 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों? अब ये बेसिकली जी की वैल्यू है। सो जी इज डाउनवर्ड। सो मैं यहाँ बता देता हूँ, जी डाउनवर्ड है और वैल्यू इसकी नेगेटिव है, ठीक है बच्चों? अब बेसिकली इसने वेलोसिटी पूछा है, सो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 15 डिग्री पे यहाँ पे एसेंट होगी। सो ये इसकी वेलोसिटी यू है। सो हम अगर इसको देखा जाए, हम इसको तोड़ देंगे हॉरिजॉन्टल में, यू कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगी इसकी यू साइन थीटा, ठीक है बच्चों? अब बेसिकली यू कॉस थीटा तो जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सो इसलिए यू कॉस थीटा आपको पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रखा है, यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा। यू साइन थीटा जी के डायरेक्शन में है, इसलिए यू साइन थीटा जो होगा वो चेंज होता रहेगा, है ना बच्चों? यू साइन थीटा चेंज होता रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। सो अब हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर बाइक को ये लो पेन ले लेता हूँ मैं। हाँ, इस पर्टिकुलर बाइक को यहाँ से कूद के कम से कम यहाँ तो आना ही है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर मोशन में ये जब हवा में होगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, और इसी टाइम ऑफ फ्लाइट में इसको बेसिकली इस पर्टिकुलर 11.7 फीट को कवर करना है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बच्चों आपको पता ही है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना बच्चों? एक बार, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला मैंने सही लिखा है। इसको हम इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, क्योंकि जी माइनस में है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर यू की जगह यू साइन थीटा हो जाएगा। ये आपको पता है, मैं इसको बेसिकली फिर से इक्वेशन ड्राइव नहीं करूंगा। सो 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, है ना बच्चों? सो टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यू साइन थीटा, यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, यू ही हमें निकालना है। फाइनली हम ये बार लिख लेते हैं, यू ही निकालना है, हाँ जी, हमें इनिशियल स्पीड ही निकालनी है। सो सो 2u साइन थीटा बाई जी, और हमें अभी यू पता नहीं है तो हम टाइम भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम जो रेंज है इसका रेंज, अगर हम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको आपको पता होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है बच्चों? ये इसका रेंज का फॉर्मूला है। अब यू स्क्वायर
थीटा तो हमें पता है 15 डिग्री है, और रेंज की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखा है, 11 पॉइंट। Yeah. Eh, oh, you are part can be no big. I am a big, but I did. ठीक है बच्चों। सो जी की वैल्यू हमें 9.8 लेनी है, यहाँ से हम यू स्क्वायर आ जाएगा 11.7 मल्टीप्लाई बाई जी अपॉन साइन 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 15 है, सो साइन 2 थीटा साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से फाइनली यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11.7 जी, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 11.7 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू हमें पता है, ये है ना बच्चों। अब यहाँ पे हम बेसिकली जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है, हम यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे तो बेसिकली यू स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका हमें मॉड लेना होगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली जी की वैल्यू, क्योंकि हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम इनिशियल फॉर्मूले से यूज़ करते हुए इसको यू प्लस ए डी लगाते, जी माइनस डी लगाते, तो हम वहाँ पे जी माइनस लेते हैं, बट यहाँ पे हम सीधे जी की वैल्यू रखेंगे क्योंकि सीधे हम फॉर्मूला यूज़ किया हमने। सो जी की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3.28, और फिर फाइनली यू की वैल्यू इन द रूट ऑफ 2 इंटू 11.7 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3.28 हो जाएगा। सो फाइनली ये इसकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, सो दैट ये पर्टिकुलर डिच को क्रॉस कर पाए। सो मैंने आप देखिए, मैंने शुरुआत में एक नया फॉर्मूला सोचा, लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पे दो वेरिएबल अननोन थे, जैसे यहाँ पे टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी में दो वेरिएबल अननोन थे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग नहीं पाया। तो बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं, या फिर तीन आपके पास तीन इक्वेशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, या फिर आपके पास तीन डायरेक्टली डायरेक्ट फॉर्मूले, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का। आप लगा के देखिए, अगर नहीं आता उससे क्वेश्चन तो आप दूसरे पे स्विच करिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही पता चलता जाएगा कि आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे पहले टाइम निकाल लगाना सोचा कि टाइम निकाल के यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे रेंज आ जाएगी, बट फाइनली टाइम हमें पता नहीं था, हमने सीधे फॉर्मूला लगाया, रेंज आई, और यहाँ से वेलोसिटी आ गई, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसको बेसिकली मैथ का कैलकुलेशन बन चुका है, आप इसे खुद से कैलकुलेट करें और मुझे इसका आंसर बताएं। ठीक है बच्चों। सो अब क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों बोलता है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि, अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ देखी नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में वो एक्चुअली अगले पेज पे था ना वो क्वेश्चन, वो एक्स्ट्रा लाइन, इसने बोला है assume the length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part runs out of the approach road। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये एसेंट है और ये आपकी बाइक है, ये समझिए आपकी बाइक के दोनों व्हील्स हैं, और ये बाइक की जो लेंथ है वो 5 फीट है। सो जब ये यहाँ पे इसकी स्पीड होगी तब ये यहाँ पे इसको छोड़ेगा, लेकिन लेकिन बाइक का जो पीछे वाला हिस्सा, जब बाइक का पीछे वाला हिस्सा इस पर्टिकुलर स्लोप पे लैंड करेगा, है ना बच्चों, तब तब ही जाके ये बाइक बेसिकली प्रॉपर लैंड होगी। अगर बाई चांस का हिस्सा कुछ यहाँ पे लैंड करता है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, अगर ये बाइक कुछ यहाँ पे लैंड करती है तो यहाँ पे ये बेसिकली ये वाली लैंड उसको
बच्चे वो जो बंदा है बाइक है उसको गिरा देगी नीचे खाई में, इसलिए हम ये नहीं मांगे। तो उसका पूरा प्रॉपर तरीका है कि जब उसका पीछे वाला पहिया ही पूरी तरह से खाई के बाहर लैंड करे। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो भी इसकी रेंज है 11.7 वहाँ पे हम 5 फीट और जोड़ देंगे और इस पर 11.7 की जगह आपको 11.7 प्लस 5 फीट लेना है, जो कि कितना हो जाएगा 16.7। ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर 5 फीट यहाँ है और 5 फीट यहाँ है, तो बच्चों मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर देखिए आपको भी क्वेश्चंस को ना थिंक थ्रू करना है, तो मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर बाइक का ये जो 5 फीट है इनिशियल एंगल, उसे इंक्लूड करना है या नहीं करना। अब मैं इसको एक चीज़ सोचता हूँ, अगर वेलोसिटी यहाँ पे लैंड इस कर रही है, तो बेसिकली इसका फ्रंट वाला पार्ट भी कुछ यहाँ पे आना चाहिए, कुछ ये पोजीशन होनी चाहिए और फिर जाके यहाँ पे ऐसी वेलोसिटी यू होनी चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे आपको 10 फीट लेना पड़ेगा। सो 11.7 की जगह पे आपको 21.7 फीट लेना पड़ेगा और फिर आप फिर से 21.7 यहाँ पे डाल दोगे, तो यहाँ पे मैं 21.7 फीट डाल दूंगा और आंसर आपका आ जाएगा। सो बस बेसिकली ये था इसमें कैच, क्योंकि शुरुआत में इसने बाइक की लेंथ नहीं ली थी तो मैंने उसको पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया था। सो अब क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों बोलता है कि a person standing on the top of a cliff 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming at the friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? ये भी क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, बट एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब तक आप इस कॉन्सेप्चुअल चीज़ को शायद आपको, अगर आपने पूरा प्रोजेक्टाइल फील किया होगा तो आपकी कोई ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सो बच्चों समझिए कि यहाँ पे एक क्लिफ है ना, यहाँ पे ये बंदा खड़ा है और यहाँ पे इस क्लिफ से दूसरा बंदा खड़ा है और दूसरा जो बंदा है वो कितना है 228 फीट 228 फीट दूर खड़ा है। ठीक है बच्चों। सो इसका क्या मतलब है, और इसकी हाइट कितनी है 171 फीट। अभी बोलता है अगर ये इसको जो जो इसकी वेलोसिटी u है, अगर वो डायरेक्टली ऐसे करके एम करके इस बंदे पे फेंकता है, तो आपको पता है कि ये बेसिकली इसका प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे करके शॉर्ट गिरेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो g है, ये रेड कलर शायद दिखेगा होगा आपको, एक बार इसको मैं पेज कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली ये थोड़ा सा पहले गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन g हमेशा एक्ट कर रही है। सो इस बॉल को एक्सेलरेशन g थोड़ा नीचे खींच के लाएगी
जिसकी वजह से ये बॉल है पहले गिर जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम एक्सिस बना लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना। सो बेसिकली जो यू है, ये है डायरेक्शन यू का, तो यहाँ पे यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये यू साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा बेसिकली ये है। सो ये जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा नहीं होगा बच्चों, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये एंगल कुछ थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा हो जाएगा और वर्टिकल में यू साइन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि एक्स एक्स तो पॉजिटिव है, तो यू साइन थीटा की जगह हम माइनस यू साइन थीटा ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस में है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करना है हमें कि ये 100% ये पहले मतलब शॉर्ट ऑफ जो सेकंड पर्सन उससे गिर जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है इफ यू थ्रोज अ पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट 15, मतलब इसने इसकी इनिशियल स्पीड यू की वैल्यू इसने दे रखी है 15 फीट पर सेकेंड, है ना बच्चों। सो बाय बेसिकली इसने फाइनली हमसे ये डिस्टेंस पूछा हुआ है कि कितना पहले गिर जाएगा। सो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एक्स डैश, ठीक है, और ये बेसिकली ये इसकी हो जाएगी रेंज। ठीक है बच्चों, सो हमें रेंज का फॉर्मूला बच्चों पता है, प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है बच्चों, सो यू स्क्वायर तो हमें पता है, डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और हमें थीटा बेसिकली मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को फिर से, आप ये वैल्यू डालोगे आपको आंसर आ जाएगा आपका, और उसके बाद जो भी रेंज आएगा 228 में से आप माइनस कर लेंगे, आपका फाइनल एक्स डैश आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको एक बार बेसिक से सॉल्व करता हूँ। ठीक है बच्चों, सो मैं मान लेता हूँ कि यू साइन थीटा नीचे आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमें नहीं पता होगा, है ना, हमें डिस्टेंस पता है बच्चों। सो वाई, मतलब हमें वाई पता है, सो 171। ठीक है, अब चूंकि माइनस में है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस में है, -171 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई जितना टाइम लिया जी, माइनस जी माइनस में है इसलिए माइनस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको साइन थीटा पता है ना, यहाँ पे आपको यू पता है, तो यहाँ से आप टाइम टी जो है निकाल लोगे। बेसिकली यहाँ पे जो जी होगा आपको पता है फीट में देना है, सो 9.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये लेना है आपको। और इससे एक बार आपने टाइम फाइंड कर लिया, सो बेसिकली उस टाइम को हम डायरेक्टली रेंज हम डायरेक्टली ले सकते हैं, उस टाइम को यू कॉस थीटा जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और चेंज नहीं हो रही है, सो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी लिखेंगे, सो उससे रेंज आ जाएगा, और फाइनली 228 माइनस रेंज कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है तभी आप इस क्वेश्चन को आईआईटी में अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट पे करने की कोशिश करिएगा, या फिर
आप ऑप्शन चूजिंग भी कर सकते हैं। ये आपने एक वैल्यू डाली और उससे आपने एक नियर क्वेश्चन मतलब नियर बाई जो भी आपका आंसर ऑप्शन है वो आपने चूज कर लिया और फिर बाकी 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो में एक मैं फाइनली बनाऊँगा जिसमें आपको ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा सो दैट आप जितनी भी कैलकुलेशन इंटेंसिव चीज़ें हैं उसको बहुत जल्दी कर सकें। हालाँकि आईआईटी कभी-कभार फँसाने के लिए आपको कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन देता है। तो आपको जानना है और उस क्वेश्चन को बेसिकली स्किप करके दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कैलकुलेशन इंटेंसिव कम होते हैं। ठीक है बच्चों? सो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। बेसिकली पेज ठीक है बच्चों? सो क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है a ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meter per second at an angle of 16 degree with the horizontal. Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? Will the answer differ if the wall is 22 meter away? सो बेसिकली मैं फिगर डालता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, फिगर बनाना है और जो भी गिवन चीज़ें हैं उसको हम लिख लेना है और बस वहाँ से हम एक्सेस सिस्टम डिफाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सो हम फिर से स्ट्रैटेजी बनाते हैं इसके लिए। ठीक है? सो क्या है, एक बॉल है, वो हिट इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड से निकली है at an angle of 60 degree. Will it hit a vertical wall 5 meter away? So basically एक vertical wall है और यहाँ इसकी दूरी बेसिकली 5 meters है, उसकी दूरी। Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? So अब ये बेसिकली पूछ रहा है कि ये बॉल अगर ये निकलेगी तो ये इस वॉल को हिट करेगी या नहीं करेगी, मतलब विल इट हिट 5 मीटर और दूसरा में क्वेश्चन हो जाए 22 मीटर, मतलब 5 मीटर बॉल को हिट करेगी, 22 मीटर बॉल को हिट करेगी या नहीं करेगी। बेसिकली हिट तभी करेगी ये जब इसकी जो रेंज होगी, जो इसकी प्रॉपर जो रेंज है वो ये बेसिकली में ये है रेंज इसकी, जो इसकी रेंज होगी वो वॉल से बड़ी होगी। सो टू हिट रेंज must be greater than या equal to wall distance. सो अगर हम 5 मीटर के लिए बात करते हैं, सो फॉर 5 मीटर अवे वॉल रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है? सो यू स्क्वायर तो आपको पता ही है 15 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा को हम साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 डिग्री है ना, साइन 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री वाली कितनी होती है बच्चों, जहाँ से हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। सो ये 0 है और ये 180 है ना।
ये है आपका 90, ये 120 और ये है 60। 30 की डिफरेंस में आ रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू 60 की है वही वैल्यू साइन 120 की है। ठीक है बच्चों। सो हम यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और जी यहाँ पे हमें 9.8 बोला है लेने को या फिर 10 बोला है लेने को। हमें इसने कुछ नहीं बोला है, सो जी हम लेंगे 9.8। ठीक है। सो बेसिकली आप इसको कैलकुलेट करोगे, इस जगह 225 मल्टीप्लाई बाय 1.7 और ये हो जाएगा 19.6। ठीक है, हम इसको मोटा मोटा 20 ले लेते हैं तुरंत सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों। सो हम 225 और 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35 और 3 से 14 17 1 7 14 15 मल्टीप्लाई बाई 225। सो 5 7 + 5 हो जाएगा 2 1 5 2 2 7 8 और जगह 3 हमारा 382.5 डिवाइडेड बाई 20। सो अगर हम 382 मतलब 38.25/2 करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 19 मीटर पॉइंट 125। सो बेसिकली जो रेंज है इसकी हम लिख लेंगे 19.125 मीटर। सो इसका मतलब है ये जो बॉल है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, जो रेंज है वो 19.125 मीटर है। इसका मतलब है 5 मीटर वॉल को तो हिट करेगा बट 22 मीटर वॉल कुछ यहाँ होगी, है ना। तो ये 5 मीटर बॉल को तो हिट करेगा बट 22 मीटर बॉल को हिट नहीं करेगा। सो ये आपका क्वेश्चन है। सो आंसर ऑफ कोर्स डिफर करेगा। ये 5 मीटर बॉल को हिट करेगा बट आंसर डिफर करेगा और 22 मीटर बॉल को हिट नहीं करेगा। सो ये है, ऐसे क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ज़रा सी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, है ना, मैं उसको डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अगर आपके पास कोई नए क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके व्हाट्सएप का जो भी रिप्लाई है उसको मैं उसी दिन सेम डे आपको उस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगा। तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस व्हाट्सएप पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सो 39 बोलता है सो बच्चों 39 क्वेश्चन बोलता है कि थोड़ा सा पेन में दिक्कत आ गई थी इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 तो चलते हैं। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट इट इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। या आपको आपकी बेसिक्स को बेसिकली टेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं है, बहुत कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है, केवल आपको बेसिक को टेस्ट कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन करते हैं। सो 39 क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सो हमें पता है बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों। सो क्या कह रहा है ये एक बॉल है, प्रोजेक्टाइल है, क्या है, प्रोजेक्टाइल बिटवीन को ए भी ये है, यू स्पीड से फेंका गया है, एंगल
थीटा पे। सो एंगल थीटा पे फिगर गया है, तो ये बेसिकली ऐसे ये क्रॉस करेगा और ये फाइनली यहाँ पे लैंड करेगा, है ना बच्चों। अब ये हमसे पूछ रहा है कि जब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है h, सो जब ये इसकी मैक्सिमम हाइट कुछ यहाँ पे, सो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे जब इसकी मैक्सिमम हाइट कुछ यहाँ पे होगी, तो अब इन दोनों हाइट के बीच में, है ना, इन दोनों हाइट के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें पता है कि ये प्रोजेक्टाइल सिमेट्रिकल होगा इस पॉइंट के पॉइंट से, इस पर्टिकुलर लाइन से, और ये हाफ द हाइट है, मतलब इसके लिए ये डिस्टेंस h/2 है और ये डिस्टेंस भी h/2 है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। हम इसको मान लेते हैं स्मॉल h, या फिर हम क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, तो हम इस पर्टिकुलर हाइट पे h/2 और h/2 में डिवाइड कर देते हैं। और टोटल टाइम क्या होगा बच्चों, टोटल टाइम होगा जो भी पर्टिकुलर इन दोनों के बीच में टाइम लगा। सो हम इसको भी हम t/2 मान लेते हैं, इसको भी t/2 मान लेते हैं, है ना बच्चों। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के समझा सकता हूँ कि इसका डायरेक्टली मतलब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो एवरेज वेलोसिटी, अगर बेसिकली आपको मैंने एक चीज अपनी वीडियो में बताया था मैंने, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसके एवरेज वेलोसिटी भी सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, अगर सेम डायरेक्शन की बात करें हम। सो बेसिकली हमें पता है ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे u cos थीटा है। तो अगर हम u cos थीटा किसी दो पॉइंट के बीच में ले लेते हैं, पहले इंस्टेंट पे भी u cos थीटा है और फिर से उसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, मतलब इसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे भी यहाँ पे u cos थीटा है, और फिर से सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे भी यहाँ पे u cos थीटा है, और इवन इसके हर एक पॉइंट पे जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। हालांकि ये प्रोजेक्टाइल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब बेसिकली ये पाथ तो ये फॉलो कर रहा है। सो बेसिकली इसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी अगर पूछा जाता तो हम फॉर्मूला लगा के चीजें सीधे सॉल्व कर देते हैं, बट जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है। सो ये हॉरिजॉन्टल है। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टली वो कांस्टेंट है, जो कि u cos थीटा। सो फाइनली अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी भी u cos थीटा हो जाएगी। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पहले आप यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक है। उसके बाद समझिए यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हमने x डैश माना है, तो यहाँ भी x डैश हो जाएगा। सो यहाँ से आप रेंज निकाल के -2x डैश कर दोगे। ये बेसिकली ये जो तरीका बता रहा हूँ मैं, ये वो तरीका है जिसमें आप इसको एक एक करके सॉल्व करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो
रेंज रेंज हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, रेंज माइनस 2x डैश हो जाएगा आपका, ये टोटल वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस h आ जाएगा दोनों पॉइंट के बीच में, है ना। और x डैश भी आप निकाल सकते हो v इक्वल टू u प्लस एटी से। पहले तो फाइनली y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी इसको लगाओगे, और y की वैल्यू तो h/2 है, उससे टाइम आ जाएगा, उस टाइम में u cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली x डैश आ जाएगा। सो y इक्वल टू u sin थीटा बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। और y की वैल्यू हमें पता है h/2, हमें u पता है, हमें sin थीटा पता है, यहाँ से आप t निकालोगे, और फाइनली इस t को आप पुट करोगे, इस t को आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t कर दोगे, तो यहाँ से आपको x डैश आ जाएगा, और फिर रेंज माइनस 2x डैश h आएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों। सो ये h आ जाएगा, और टोटल टाइम कितना लगा, t/2 और t/2, बेसिकली टोटल टाइम t लगा। इसके लिए भी आप बेसिकली यहाँ पे आपका t आ जाएगा, एक बार यहाँ से t आ गया, तो अगर ये t है तो ये भी t हो जाएगा। सो टोटल टाइम माइनस 2t, और ये बेसिकली रेंज माइनस 2x डैश। तो आप अगर ऐसे भी करोगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, लेकिन आपका क्वेश्चन का जो आंसर है, सोल्यूशन हो, यू cos थीटा ही आ जाएगा। हालांकि मैंने तो डर के बता दिया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल पे इसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे यू cos थीटा है, और जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट होना पक्का है। सो फाइनल वेलोसिटी यू cos थीटा हो जाएगी। अब आपको जरा सा भी डाउट है, या आपको अगर फुल सोल्यूशन मुझसे चाहिए ही चाहिए कि नहीं, आप मुझे एग्जैक्टली करके बताओ कि कैसे यू cos थीटा है, फॉर्मूले से, है ना, फिजिक्स है, थियरी है, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले से अगर करके बताओ तो आपको मैं करके बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे कम से कम 3 कमेंट ऐसा चाहिए जिसमें मुझसे डिमांड की जाए कि आपको इस क्वेश्चन को फुल्ली फॉर्मूले से सॉल्व करके बताइए, थियरी लगा सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट आके नहीं सॉल्व करिए, तो मैं पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। सो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है बच्चों, a bomb is dropped from a bomb is dropped from plane flying horizontally with uniform speed. अच्छा, show that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? अच्छा, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, कोई इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं करके दिखाता हूँ आपको, समझिए, ये प्लेन है, प्लेन अच्छा मैं क्यों नहीं, है ना, समझिए ये प्लेन ही है। सो ये प्लेन एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से आगे बढ़ रहा है, और फिर ये प्लेन ने बेसिकली एक बॉम्ब ड्रॉप किया, है ना, प्लेन ये बॉम्ब ड्रॉप किया है। और हमने बच्चों एक चीज बताई, जब भी ड्रॉप होता है तो जो इसकी वेलोसिटी होती है ड्रॉप करने की, वो बेसिकली जिसने ड्रॉप किया है उसी की वेलोसिटी होती है। अगर वो रेस्ट पे होता तो वेलोसिटी बेसिकली जीरो होती। तो अगर बॉम्ब ड्रॉप हुआ है, सो ये समझिए, मैं फिर से यहाँ पे फिगर बताऊँ, ये बॉम्ब ड्रॉप हुआ है और बॉम्ब ऐसे करके नीचे जाकर ट्रेवल करेगा। सो बॉम्ब की जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी यू ही होगी हॉरिजॉन्टल में, है ना बच्चों। अब आप एक चीज समझिए, इस बॉम्ब को, और ये पूछ रहा है कि जब ये बॉम्ब यहाँ ड्रॉप होगा
तो प्लेन क्या डायरेक्टली इसके अबव होगा या नहीं? अगर अबव होगा तो हाँ, मतलब बेसिकली प्लेन यही पूछ रहा है बेसिकली कि बॉम्ब के ऊपर ही जस्ट प्लेन होगा या नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो समझिए, यहाँ पे आने में इसको जो रेंज लगा, ठीक है, वो कितना लगा बच्चों? हमें पता है रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे थीटा तो 0 है बच्चों, सो साइन 0 0 जाएगा। यहाँ पे बेसिकली थीटा तो ये यू होता है, ये थीटा होता है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल से। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी यू है वो हॉरिजॉन्टली है। सो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो यहाँ पे थीटा 0 है, तो रेंज 0 होनी चाहिए। नहीं, रेंज यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये फॉर्मूला यहाँ पे शायद एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हो सकता है एप्लीकेबल हो, लेकिन मैं इसको बेसिक से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि बेसिक से चीज़ें अच्छे से सॉल्व होती हैं और आपको समझ में अच्छे से आता है ना। पहले तो हम फिर से बना लेते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। सो वेलोसिटी यू तो एक्स एक्सिस पे ही है, पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ पे जी लगेगा दोनों डायरेक्शन में, जो कि माइनस होगा, माइनस जी लगेगा। और जी की वैल्यू हम लेंगे 9 पॉइंट, क्योंकि मीटर पर सेकंड में सब कुछ है, तो 9.28 ले लेंगे, या डायरेक्टली जी लेंगे, वैसे तो उसमें कोई वैल्यू देनी रखी है। सो हम बेसिकली अब क्या करेंगे, यहाँ पे आने के लिए इसको टाइम निकालना होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 है, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी हमें पता नहीं है। फाइनल वेलोसिटी जब नीचे आएगा तो हमें यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है ना। लेकिन हमें वर्टिकल डिस्टेंस पता है, मतलब फाइनल डिस्टेंस ये पता है कि फ्लाइट कितनी दूरी पे आएगा। सो फाइनल डिस्टेंस एच, जो कि माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी यू जो कि 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है इसकी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, सो टी हो जाएगा 2h/g का अंडर रूट, यहाँ से टाइम हो जाएगा। और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u है, और उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। सो टोटल जो रेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जो रेंज हो जाएगा वो बेसिकली u मल्टीप्लाई में, और u जो हो जाएगा अब जिसने टाइम ट्रेवल किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, सो 2h/t हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ ए टी स्क्वायर, बेसिकली y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और चूंकि हॉरिजॉन्टली ए 0 है, हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगा। सो बेसिकली जो रेंज होगा वो 2u2 रूट h अंडर रूट 2h/t हो जाएगा, सॉरी टी नहीं जी हो जाएगा। उप्स, ठीक है बच्चों। सो ये रेंज का फॉर्मूला है। अब टाइम कितना लगा, 2h/g, और डिस्टेंस कितना है, u2 रूट h/g। अब इसी टाइम में अगर प्लेन भी बेसिकली इसी टाइम में अगर प्लेन भी इतना ही ट्रेवल कर ले, तो हम मानेंगे कि प्लेन बिल्कुल बॉम्ब के ऊपर ही है। सो प्लेन की प्लेन डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली डिस्टेंस एक्स स्क्वायर डी प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, इस टाइम में, और
प्लेन का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड 0 है, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगा। सो फाइनली प्लेन भी जो है वो 2h/g से आगे बढ़ेगा। सो प्लेन भी, ये जो डिस्टेंस है, प्लेन भी u अंडर 2h/g से है, आगे बढ़ रहा है। और जो बॉम्ब है उसका डिस्टेंस भी u अंडर 2h/g है। इसका मतलब है कि जब बॉम्ब बेसिकली यहाँ पे ड्रॉप होगा तो उस समय प्लेन भी जस्ट इसके वर्टिकली अप होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर प्लेन, समझिए, एसेंड कर रहा होता, एक पर्टिकुलर थीटा पे होता, इज अ प्लेन यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टल। समझिए एक प्लेन, सॉरी ये प्लेन आ रहा है मुझे, ये प्लेन अगर एक थीटा पे होता, सो इसकी वेलोसिटी u cos थीटा होती, अगर हॉरिजॉन्टली तो u cos थीटा, वर्टिकली u sin थीटा, और फिर ये बॉन्ड ड्रॉप करता। तो ये तब भी ये बेसिकली प्लेन यहाँ पे होता, कहीं मतलब बेसिकली प्लेन आगे कभी यहाँ पे होता, उसके वर्टिकली अप होता। तो आंसर है बेसिकली बच्चों, अगर हम प्लेन का देखा जाए, अगर बॉम्ब को तो एक वेलोसिटी मिली है, क्योंकि जो बॉम्ब की जो वेलोसिटी होगी वो प्लेन की वेलोसिटी के बराबर होगी। सो प्लेन की वेलोसिटी और बॉम्ब की वेलोसिटी बराबर होगी, और दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसलिए जो रेंज है, बेसिकली वर्टिकल वेलोसिटी में तो डिफरेंस आएगा, मतलब बॉल प्लेन से नीचे तो जाएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है बॉल की एट द पॉइंट ऑफ ड्रॉप, बॉल की और प्लेन की, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैटर करती है, और दोनों ही इसलिए हॉरिजॉन्टली सेम ट्रेवल करेंगे। सो बॉल की भी इस बार ऊपर आ जाएगी, बॉल की भी इस बार वेलोसिटी थोड़ा सा एसेंड करके मिलेगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉल की u cos थीटा होगी और u sin थीटा। सो फाइनली बॉल इस बार ज़्यादा ट्रेवल करेगा, लेकिन बॉल और प्लेन दोनों एक ही डिस्टेंस पे रहेंगी, मतलब एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे पर टाइम पे। क्यों? क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो दूसरे का ही आंसर है ट्रू, और पहले का भी ट्रू है। मतलब प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ड्रॉप करोगे वो हमेशा इनर्शिया की वजह से जहाँ से ड्रॉप हो रही है उसकी इनिशियल प्रॉपर्टी उसके ऑब्जेक्ट के इनिशियल प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए हॉरिजॉन्टली, चूंकि किसी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टली दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। हॉरिजॉन्टली जो प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। केवल वर्टिकली एक्सेलरेशन की वजह से, जी की वजह से वर्टिकली ही केवल उसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होने वाली हैं। इसीलिए आप देखोगे बॉल नीचे आ गया है वर्टिकली, बट हॉरिजॉन्टली वो बेसिकली सेम एरोप्लेन की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। सो ये क्वेश्चन ऑफ 40 भी मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। सो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है बच्चों, सो अब मैं इसको रैप अप करता हूँ। सो अगर आपको ज़रा सा भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डाउट है, आप मुझे ना एक बार अच्छे से मुझे कमेंट करिए, मैं उसको एनिमेशन के थ्रू, आपको प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू उस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। और आप अपने कोई भी डाउट्स बेसिकली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उन व्हाट्सएप को भी जवाब आपको सेम डे दे दूंगा, और बेसिकली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, है ना। और अगर फिर भी नहीं आ रही तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, उस वॉइस मैसेज के रिप्लाई भी आपको मैं कर दूंगा, और आपको फाइनली फिजिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, आपकी ज़रा से भी अगर हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहेगी, और जिसकी वजह से आपकी भी हेल्प होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।